हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछला वीडियो में 18 क्वेश्चंस तक किए थे। अब हम लोग आगे 19 क्वेश्चन से करेंगे। द अपीलेट मेडिकल बोर्ड कैरिंग आउट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन्स ऑलरेडी इन employment is of the opinion that the disability of the person examined is of such nature and degree that it will not seriously affect or interfere with the normal discharge of his duties. It may recommend his continuation in employment in the mine for a period not exceeding during which such person may get his disability cured or controlled. During which such person may get his disability cured or controlled and submit himself for another medical examination and be declared fit. मतलब अपलेट मेडिकल बोर्ड में जांच के बाद री एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद ये लगा कि वो अपने ड्यूटी नॉर्मल डिस्चार्ज में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 6 महीने तक उसको अलाउ होगा, काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर से उनको मेडिकल बोर्ड में जाना है और अगर डिक्लेयर फिट हो जाते हैं तो उसके लिए ये 6 महीने तक का वक्त, 6 महीने तक वो काम करने के लिए उनको अलाउ किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अपीलेट मेडिकल बोर्ड shall consist of the following officers, namely अपीलेट मेडिकल बोर्ड में होता कौन कौन है? 1 duly qualified medical officer in the employment of the Directorate General of Mine Safety who shall also act as the convener of the board. जो DGMS में एक मेडिकल ऑफिसर हैं वो रहेंगे और वो कन्वेनर रहेंगे बोर्ड का। 1 medical officer duly qualified in allopathic system of medicine to be nominated by the chief inspector in consulted with the welfare organization set up by the central government for the persons employed in the mine. चीफ इंस्पेक्टर नॉमिनेट करेंगे उनको विथ कंसल्टेशन ऑफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हैं? एक मेडिकल ऑफिसर वो रहेगा। दूसरा 1 मेडिकल ऑफिसर ड्यूली क्वालिफाइड इन सिस्टम ऑफ मेडिकल प्लान इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का भी मेडिकल ऑफिसर होंगे जो असिस्टेंट सिविल सर्जन से नीचे नहीं होंगे। तो टोटल जो अपीलेट मेडिकल बोर्ड है उसमें 3 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। मेडिकल ऑफिसर अंडर क्लाउज बी और क्लाउज सी इज नॉट अवेलेबल द अपीलेट मेडिकल बोर्ड शैल बी कंसिडर्ड विद 2 पर्सन्स ओनली। अगर बी और सी में से कोई भी एक नहीं है तो भी 2 में भी बोर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 में भी आप उनका जो एग्जामिनेशन का रहेगा प्रोसेस वो किया जा सकता है अगर अवेलेबल नहीं है तो। 20 सेकेंड नोटिस बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड इज गिवन ब्लैंक स्पेस डेज बिफोर and inform blank space 10p 20q 15q 15r none of the above. Answer is D। 15 दिन एडवांस देंगे फॉर्म किस में? आर में। सेकेंड नोटिस। फर्स्ट नोटिस किस में जाएगा? फॉर्म क्यू में, वो भी जाएगा 15 डेज एडवांस, 15 दिन पहले दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो सर्टिफिकेट रहेगा किस में इशू होगा? फॉर्म एस में। अपीलेट मेडिकल बोर्ड द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो किस में रहेगा? फॉर्म एस। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट 21 ऑन और बिफोर द 20th day of February every year the manager of every mine shall submit to the chief inspector annual returns in respect of the preceding calendar year in। किस फॉर्म में जाता है एनुअल रिटर्न? फॉर्म टी। एनुअल रिटर्न किस में जाएगा? फॉर्म टी में। और बाकी से फॉर्म में क्या है चलिए देखते हैं। फॉर्म में क्या है अभी के डेट में क्या है? एम्प्लॉय रजिस्टर, बी वेज रजिस्टर, डी अटेंडेंस रजिस्टर,
चाहे ओपन कास्ट हो अंडरग्राउंड हो, सबके लिए ये फॉर्म डी है। ई लीव वेजेस, ये चेंज ऑफ रेस्ट, लीव वेजेस के लिए रजिस्टर है। जे रिपोर्टेबल इंजुरी, इसको तो आप बहुत भली बात जानते होंगे, रिपोर्टेबल इंजरी। के माइनर इंजुरी। एल इंफॉर्मेशन ऑफ आर लिप्स, ई एल का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट फॉर्म एम में क्या होता है, नोटिस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आप देते हैं 20 डेज पहले, ये 20 दिन पहले देते हैं ना, 20 डेज एडवांस। और सेकेंड नोटिस 10 डेज एडवांस देते हैं ना, 10 डेज। वो क्या है, रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। पी स्टैंडर्ड ऑफ पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, पीएमई के लिए स्टैंडर्ड, और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए P1। क्यू अभी देखें हम लोग, नोटिस बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड, जो हम लोग 15 दिन एडवांस देंगे। सेकंड नोटिस अगर नहीं आ पाए तो सेकंड नोटिस, ये भी 15 दिन एडवांस रहेगा। इसमें क्या होगा, रिपोर्ट्स, जो सर्टिफिकेट इशू होगा मेडिकल बोर्ड द्वारा। फॉर्म टी मैनुअल रिटर्न है। फॉर्म यू आप भली भांति जानते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर लॉग बुक है वो, जो भी सजेशंस रहेगा, जो फाइंड आउट करेंगे इंस्पेक्शन के दौरान, उसको उसमें लिखेंगे फॉर्म यू में। ठीक है फ्रेंड्स, एक टेबल बना लीजिए फॉर्म्स का। 26 नाउ 22 in a mine there are 3600 employees working. Workman inspectors will be, कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, क्या रूल्स है, 500 पे होना है। 500 पे कितना होना है, 500 अगर है तो एक तो आपका माइनिंग से हो गया, एक मैकेनिकल से हो गया, है ना, और एक इलेक्ट्रिकल से हो गया, 3 तो यहाँ हो गए 500 में ही, 500 हुए तो 3 हुआ, 1500 तक कितना है, 1500 तक एक में काम चल जाएगा आपका। उसके बाद हर 1000, जैसी 1000 बढ़ेगा आपको एक को रखना है। तो आप देखिए 3600 है, 3600 का देखिए 1500 तक कितना है, 3, फिर जोड़िए 1000 जोड़िए, तो आपका कितना हो गया 1, और इसको 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2500। ठीक है, $2500 यहाँ हो गया, फिर 1000 प्लस कर दीजिए, नीचे एक और जुड़ जाएंगे, कितना हो गया, अभी हो गया 3500। ठीक है, बचा 100, तो इससे प्लस हो रहा है ना, उससे ऊपर जा रहा है तो एक और आ जाएगा। देख लीजिए 3, 4, 5, 6, टोटल कितना हो गया 6 वर्कमैन इंस्पेक्टर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बढ़ रहे हैं कौन बढ़ेंगे, ये सब माइनिंग वाला बढ़ेंगे। इसमें 6 में माइनिंग वाला कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 माइनिंग वाले हो गए। आंसर देख लीजिए 29 क्यू में आप पढ़ लेंगे बुक में। फॉर एवरी माइन वेयर 500 और मोर पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल designate 3 suitably qualified employees of the mine in consultation with registered trade union in the mine, 1 each for mining operations, electrical installations and mechanical installations। एक दोनों से रहेगा, 500 में आपको करना है। When the number of persons employed in a mine exceeds 1500, the workman shall assisted by 1 additional workman inspector। 1500 जैसे बढ़ेंगे 1500 तक आपका 3 में काम चल जाएगा, वो हर 1000 पे फिर एक आप बढ़ाना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, 23
No person shall act as a workman inspector of a mine unless he possesses an overman's or foreman's certificate granted under the act, at least 2 years experience in working of the mines for which he is nominated. Possess ये तो है, ओवरमैन फोरमैन सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है. At least 2 years experience in working of the mines for which he is nominated, ये भी सही है. He has undergone an orientation training course of public sector consisting of not less than 32 lectures. क्या है? 32 लेक्चर्स है. कितने लेक्चर्स हैं? ऑप्शन ए, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. 1 और 2 आपका सही है, 3 फॉल्स है. देखिए कैसे फॉल्स है. नो पर्सन, उनको तो होना चाहिए. माइंस अनलेस क्या होगा? फोरमैन सर्टिफिकेट तो होना चाहिए. 2 इयर्स का एक्सपीरियंस उसी में होना चाहिए. ये 30 लेक्चर्स है. देख रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन दिया हूँ कि आप बुक को जरूर पढ़ें. ये जो 32 लेक्चर्स है, दिस इज 30 लेक्चर्स, और कुछ नहीं, और कोई चेंजेस नहीं है. ये जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्स फॉर वर्कमैन इंस्पेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 32 लेक्चर्स, 30 लेक्चर्स. ये जो है 32 यहीं पे आपका वो है डाला हुआ. तो इस चीज़ को देखेंगे तभी जब थोड़ा बुक को आप अच्छे से पढ़िए. 30 लेक्चर्स ऑफ, जो हर लेक्चर्स होगा कम से कम 2 घंटा का होना चाहिए. ठीक है, नॉट लेस देन 2 आवर्स ड्यूरेशन का होना चाहिए हर लेक्चर. 30 लेक्चर्स होना है. चलिए नेक्स्ट 24. फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू सेफ्टी कमेटी. सेफ्टी कमेटी के बारे में तो जानते हैं. 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय मैनेजर है, सही है? सही है या गलत? 5 ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाय वर्कमैन, गलत. ये क्या है? ये भी गलत. फाइंड कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय वर्कमैन, ये भी गलत. 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, यस दिस इज राइट स्टेटमेंट. मैनेजर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन या ऑफिशियल को नॉमिनेट करेगा. 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. 5 वर्कमैन को वर्कमैन नॉमिनेट करेंगे. वर्कमैन को वर्कमैन नॉमिनेट करेंगे. ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन को मैनेजर नॉमिनेट करेंगे, जो चेयरमैन होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इज डी राइट आंसर. चलिए थोड़ा सेफ्टी कमेटी के बारे में आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ. कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, द मैनेजर हु शैल बी द चेयरमैन, मैनेजर चेयरमैन होगा. 5 ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द माइन नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन. ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन को चेयरमैन नॉमिनेट करेगा. ये हमेशा याद रखिए, डीजीएमएस में पूछता है क्वेश्चन, आप वहाँ पे मिस्टेक करके आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन की बात आएगा, वो मैनेजर उसको नॉमिनेट करेगा. 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय द वर्कमैन, वर्कमैन की बात आएगा, वर्कमैन उसको नॉमिनेट करेगा. डिस्क्राइब इतना वर्कमैन इंस्पेक्टर छोड़ दीजिए. वर्कमैन इंस्पेक्टर वेयर सो डिजाइनेटेड, वर्कमैन जो रहेगा वो तो रहेगा ही इसका. द सेफ्टी ऑफिसर, और वेयर देयर इज नो सेफ्टी ऑफिसर, द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिसर नेक्स्ट टू द मैनेजर हु शैल एक्ट एज सेक्रेटरी. सीधा सीधा सेफ्टी ऑफिसर सेक्रेटरी होगा. 29U रूल पढ़िए, सेम चीज है, रूल से ही दिया हुआ है. 25. कंसीडर द स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ सेफ्टी कमेटी. फिर से आया क्वेश्चन, अब तो आपको बनाना चाहिए. ए माइन वेयर मोर देन 100 persons आर ऑर्डिनरी इम्प्लाइड, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल कंस्टिट्यूट ए सेफ्टी कमेटी फॉर प्रमोटिंग सेफ्टी इन द माइन. राइट स्टेटमेंट. where owner, agent or manager of group of specified mine once or all of mines in a specified area may constitute a group safety committee. बना सकता है. meet at least once in 15 days, कितने दिन में मिलना है?
30 दिनों में मिलना है, तो करेक्ट आंसर इज ए। सेफ्टी कमेटी को 30 दिन में एक बार मीटिंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनर एजेंट मैनेजर ग्रुप ऑफ स्पेसिफाइड माइंस और ऑफ ऑल माइंस इन स्पेसिफाइड एरिया में कंस्टिट्यूट ग्रुप सेफ्टी कमेटी आप बना सकते हैं। इस स्टेटमेंट को याद रखिए। 29T सेफ्टी कमेटी for every mine where more than 100 persons are employed, the owner general manager constitutes safety committee for promoting safety in mines. चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर में भी जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर्ड द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेसिफाइड माइंस और ऑल ऑफ माइंस इन ए स्पेसिफाइड एरिया टू कंस्टिट्यूट ए ग्रुप सेफ्टी कमेटी इन सच अ मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई इन द ऑर्डर। चीफ इंस्पेक्टर अलाउ कर सकता है ग्रुप सेफ्टी कमेटी का टू मीट एट लीस्ट वंस इन 30 days टू कंसिडर द मैटर प्लेस्ड बिफोर इट एंड एनी अदर मैटर दैट मे बी रेज्ड बाय द members and make such recommendations as it may deem fit। 30 दिन में मिलना है, सभी मेंबर मिलेंगे, जो रिकमेंडेशंस रहेगा उसको लिखना भी है, वहाँ उठाया जाएगा क्वेश्चंस को। The owner, agent or manager shall within a period of 15 days from the date of receipt of the recommendation of safety committee shall indicate to the secretary to the safety committee that action taken to implement the recommendation। 15 दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई करना है जो क्वेश्चंस वहां रेज हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 26 either above ground or in open cast workings, inspector may by order in writing require the drinking water to be effectively cooled by mechanical or other means available in case where 250 persons or more are implied, where 500 persons or more implied, where 100 persons or more are implied, where 50 persons or more are implied, where 150 persons or more implied, where 100 persons और मोर आर इम्प्लाइड। तब आपको पानी को मैकेनिकली कूल्ड करके देना है, कूल्ड मैनर में देना है, या जो भी तरीका हो आपको ठंडा करके देना है पानी। 30 रूल नंबर 30 देख लीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वेयर 100 persons आर मोर आर इम्प्लाइड आइदर above ग्राउंड और इन ओपन कास्ट एट एनी वन टाइम, an inspector may by an order writing require the drinking water to be effectively cooled by mechanical or other means। ठीक है, नो चार्ज विल बी मेड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, पैसा नहीं लेना है आपको ड्रिंकिंग वाटर का। द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी प्रोवाइडेड इन माइन और ए पार्ट देयर ऑफ शैल बी ऑन अ स्केल ऑफ एटलीस्ट 2 लीटर्स। 2 लीटर एक आदमी का होना चाहिए, 2 लीटर पर पर्सन वन टाइम एंड ड्रिंकिंग वाटर शैल बी अवेलेबल एट कन्वेंटली एक्सेसिबल पॉइंट ड्यूरिंग द होल ऑफ द, मतलब पानी ऐसा जगह रखना है कि आप एक्सेस में रहें, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, वो भी नहीं रखना है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, 2 लीटर पर मिनट, और जब टेम्परेचर वेट वाल्व टेम्परेचर से बढ़ जाएगा तो 3 लीटर पर पर्सन। 30 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिए, उससे ऊपर जाता है तो 3 लीटर पर पर्सन। इन एन ओपन कास्ट माइन देयर 749 men and 355 women are employed. How many latrines will be provided by the mine management for men and women convent respectively? कितना होगा, कितना स्केल है, 50 मेन हो या वोमेन हो उनके लिए एक रहेगा 50 होने पे, तो 749 है, 749 5 से डिवाइड करिए, 1 आ गया, 2 4 हो गया, अब कितना बचा, यह है 49, 749 है ना, तो 5 14 50 है ना, ये तो देख लीजिए, तो ये 50 हो गया, बचा कितना 24,
24 और ये हो गया 249, कितना आएगा? तो 100 मतलब 14 हो गया पॉइंट, यहाँ क्या बचा 49, तो 14 पॉइंट कितना हो जाएगा? इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, वो करीब 14.9 आ रहा है। तो फ्रैक्शन में रहेगा, फिर भी आपको कितना 15 रखना पड़ेगा, 15 होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, वो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है? 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 700 हो रहा होगा, ठीक है। बचा कितना 49, तो 14 से प्लस जा रहा है, 700 से प्लस जा रहा है, एक तो रखना ही पड़ेगा। तो आपको 15 मेन के लिए हो गया, और वोमेन के लिए 355 है ना, 50 करिए, कितना हो जाएगा? 7 हो गया, और ये पॉइंट है 1 है, 1 भी फ्रैक्शन में आया, 5 ज़्यादा हो रहा है तो 8 रखना पड़ेगा, तो ये 8 हो गया। आंसर कितना हो गया? डी, 15 और 8। उससे ज़्यादा होता है, 1-2 भी ज़्यादा होता है, आपको लेटरिन की संख्या बढ़ाना है, घटाना नहीं है, एक जोड़ देंगे हम लोग। सरफेस लैट्रिन का देख लीजिए, 33 नंबर रूल पढ़ लीजिए। द स्केल ऑफ लैट्रिन रिकमेंडेशन shall be at least 1 seat for every 50 males and at least 1 seat for females। दोनों का स्केल बराबर है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। इन कैलकुलेटिंग लैट्रिन रिकमेंडेशन एनी फ्रैक्शन लेस देन 50 shall be required as 50। छोटा भी रहेगा, आपको 50 ही मान के चलना है। इट शैल बी ऑन ए साइट अप्रूव्ड फॉर राइटिंग, हाँ जहाँ पे बनाइएगा वहाँ चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव होना चाहिए। इट शैल बी बिल्ट ऑफ ब्रिक और अदर सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल, ईटा का बनाइए और अदर जो बिल्डिंग बनता है उस मटेरियल से ही बनाना है। इट शैल बी एडुकेटली ड्रेन एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड एंड पोर्टेबल इफेक्टिव फ्रॉम द वेदर। इट शैल बी ऑफ टाइप अप्रूव्ड ऑफ बाय राइटिंग बाय इंस्पेक्टर, जिस टाइप का बनाइएगा वो इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेना होगा। द फ्लोर एंड एनी इंटीरियर सरफेस ऑफ वॉल्स अप टू हाइट ऑफ 1.25 मीटर shall be cement में प्यून्ड और अदरवाइज सो फिनिश टू प्रोवाइड ए स्मूथ प्रीवियस सर्विस। 1.5 मीटर हाइट तक आपको सीमेंट से चिकना बनाना है उसको, जो अंदर का सरफेस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है लैट्रिन यूरिनल्स का स्केल। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू फर्स्ट एड रूम। एट एवरी माइन इम्प्लाइंग मोर देन 150 persons on any one day of the preceding calendar year there shall be a suitable first aid room। स्टेटमेंट सही है? सही है। द फर्स्ट एड रूम shall have floor space of not less than 10 square meters, ये भी सही है। contain at least the equipment specified in the second schedule, ये भी सही है। where the number of person ordinary employed in a mine is more than 1000 shall be in charge of qualified medical officer, ये भी सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट एड रूम के लिए 10 स्क्वायर मीटर है, और शेल्टर की जहाँ बात आएगा तो 14 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट एड रूम रूल नंबर 43। At every mine employing more than 150 persons on any one day of the preceding calendar year, there shall be provided and maintain a good order a suitable first aid room। The first aid room shall be situated a convenient place on the surface of the mine and shall be used only first aid work। नहीं कि फर्स्ट एड बनाए कुछ और यूज कर रहे हैं, ऑयल रख रहे हैं। द फर्स्ट एड रूम shall have floor area space not less than 10 square meters and shall contain सेकेंड शेड्यूल में जो रहेगा इक्विपमेंट्स उसको रखना है। फर्स्ट रूम सेल में इंचार्ज ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल, जब 1000 है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही वहाँ का इंचार्ज होंगे। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट रिजल्ट्स टू फर्स्ट एड स्टेशन
In every open cast working of first aid station for every 50% employed at any one time. Not required first aid station within 300 meters of another first aid station. नहीं चाहिए, 300 के अंदर में दूसरा नहीं बनाना है. मेंटेन फर्स्ट एड इक्विपमेंट एज पर थर्ड शेड्यूल. फर्स्ट एड स्टेशन में जो रहेगा थर्ड शेड्यूल के अनुसार रहेगा. फर्स्ट एड रूम में सेकेंड शेड्यूल. एट एवरी स्क्रीन प्लांट, लोडिंग प्लेस, एवरी वर्कशॉप, एट इंटरेस्ट स्टेशन माइन, सब जगह रहेगा फर्स्ट एड स्टेशन. ऑप्शन इज सी करेक्ट. 44 देख लीजिए, फर्स्ट एड स्टेशंस के बारे में लिखा हुआ है. एट एवरी माइन वेयर shall be provided and maintained first aid equipment as prescribed in third schedule at conveniently accessible stations where injured persons may receive first aid treatment as follows. Above ground में at the top of every shaft incline on material boundary or hauled. in every workshops में डालना है. every screen plant में रहेगा, loading place पे रहेगा. every other place where 50% are employed at any one time. in open cast working first station for every person they are employed at any one time. जहाँ भी 50 आदमी है वहाँ रखना है. provided that nothing in this sub rules to require the provision of first aid station within इतना 300 मीटर के दूसरा अंदर में नहीं जरूरत है. दोनों का बीच का दूरी अगर 300 मीटर से कम है तो ज़रूरत नहीं है आपको दूसरा फर्स्ट एड रूम स्टेशन का. ठीक है फ्रेंड्स. 42. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत को पहचानना है. ठीक है फ्रेंड्स. एवरी पर्सन रिसीविंग एन इंजुरी इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी शैल एज सुन एज पॉसिबल रिपोर्ट द सेम टू ऑफिशियल. गुड आंसर. If an official who is required to carry a first aid outfit receives information about injury to work person, report the same to medical officer. क्या सही है स्टेटमेंट? If an official who is required to carry a first aid outfit receives information and about to injury work person, report the same to medical officer. सही है. It shall बाद में देखते हैं. Shall be the duty of person in charge of the nearest first aid station render such person to injured person as may be necessary. हाँ ये सही है. ये गलत है. आपके पास फर्स्ट एड आउटफिट है तो आप उसको पहले फर्स्ट एड दीजिए ना, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर को बताइए ना. पहले तो आपको वहाँ रिलीफ देना है. आप ऑफिसर को सूचना थोड़े देने जाएंगे. आपके पास तो फर्स्ट एड आउटफिट है ना. ऐसा भी ड्यूटी पर्सन इंचार्ज नियरेस्ट, हाँ नियरेस्ट जो फर्स्ट एड है वो आएंगे. तो आंसर इज 1 and 3. 1 and 3 ये क्या है पता नहीं. 1 and 3 आंसर है इसका. ठीक है फ्रेंड्स. देखिए इसके बारे में 45 है. मेडिकल अटेंशन केस इमरजेंसी में क्या होगा इंजरी के केस में? एवरी पर्सन रिसीविंग एन इंजरी इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी शैल एज सून पॉसिबल रिपोर्ट स्टेट टू ऑफिशियल. ऑफिशियल को तुरंत बताना है आपको क्या हुआ. इफ एन ऑफिशियल हु इज रिक्वायर्ड टू कैरी ए फर्स्ट एड आउटफिट अंडर रूल 45 रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट शैल बी हिमसेल्फ अटेंड टू द इंजर्ड पर्सन. खुद पहले जाके वहाँ करेंगे. उनसे नहीं हो पाएगा तो मेडिकल ऑफिसर को बोलेंगे. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पर्सन इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडेड अंडर रूल 44 फर्स्ट एड ऑफ द इंजर्ड पर्सन एज मिनिस्टर. जो नियरेस्ट रहेगा उसको रिलीफ देना है. नेक्स्ट. पर्सन्स होल्डिंग पोजीशंस ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट आर. कौन है सुपरविजन और मैनेजमेंट? कौन है? मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर, फोरमैन या मेट, सर्वेयर, केमिस्ट, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, सभी लोग. 45 सभी लोग हैं. पर्सन होल्डिंग सुपरविजन मैनेजमेंट इसी कौन कौन है? मैनेजर है, अंडर मैनेजर है, अंडरग्राउंड मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वेंटिलेशन ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर है, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों इंजीनियर, ओवरमैन, फोरमैन, सरदार एंड मेट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फोरमैन एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, सर्वेयर एंड असिस्टेंट सर्वेयर, मेडिकल ऑफिसर, केमिस्ट, असेयर, मेटलर्जिस्ट एंड वेलफेयर और पर्सनल ऑफिसर. एनी अदर पर्सन who in the opinion of the chief inspector holds a position of supervision or management. और भी जो लगता है चीफ इंस्पेक्टर को वो भी हो सकते हैं. नेक्स्ट 32. स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर इज यार क्या होता है? है फ्लोर एरिया ऑफ नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर. रॉन्ग स्टेटमेंट.
कितना होना चाहिए, 14 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। इन द केस ऑफ फ्लैट रूफ ए हाइट ऑफ नॉट लेस देन 2.5 मीटर, सही है। वेयर द रूफ इज स्लोपिंग वन, ये हाइट ऑफ नॉट लेस देन 1.8 मीटर टू लोएस्ट पार्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन इज बी एंड सी, बी एंड सी इज राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इसको स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर्स, एवरी शेल्टर हैव ए फ्लोर ऑफ नॉट लेस देन 14 स्क्वायर मीटर्स, इस 14 से कम नहीं होगा। फ्लैट रूफ है तो उसका हाइट 2.5 होना चाहिए। स्लोपिंग रूफ है 1.8 मीटर, इधर है नहीं, ये 3.8 मीटर 3.5 मीटर होना चाहिए। बुक में 2.5 लिखा है, 3.5 होना चाहिए। आप लोग देख लेंगे इसको कहीं अलग सोर्स से। और टू बी सो कंस्टिट्यूटेड एज अफोर्ड इफेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर, to be constantly provide the adequate supply of cool and wholesome drinking water during the working hours of the mine, be kept in clean and TD condition, ठीक है। नेक्स्ट 48, which among the following are not the standard of canteen, नहीं है। situated less than 15 meter from any latrine, urinal, boiler, house, engine room, coal heap or heap of other material and any other source of dust or smoke, क्या 15 मिनट के अंदर में रहना चाहिए? नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ इतना, ठीक है। वाइट वाश्ड और कलर वाश्ड इनसाइड द रूम्स एंड पासेज एटलीस्ट वंस ए ईयर, ठीक है, वाइट वॉश करना है। स्ट्रक्चर स्टील और बर्निश्ड पेंटेड एटलीस्ट एवरी 3 ईयर्स, वो जो स्टील वगैरह है उसको 3 साल में करना है, ये भी ठीक है। पहला रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बी और सी आंसर है, ए बी सी नहीं है, रॉन्ग है, बी एंड सी। 15 मीटर के अंदर तो उसको रहना ही नहीं है। सिचुएटेड नॉट लेस देन, या नॉट होगा तब स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नॉट लेस देन 15 मीटर फ्रॉम एनी लैट्रिन से नहीं होना चाहिए नज़दीक। आंसर इज ई, ठीक है फ्रेंड्स। रूल 65 पढ़ लीजिए। स्टैंडर्ड ऑफ एवरी कैंटीन क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डिंग विद प्लान्स एंड अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, टू बी सिचुएटेड नॉट लेस देन 15 मीटर्स। देखिए 15 मीटर से कम में नहीं होना चाहिए। लैट्रिन से, यूरिनल से, बॉयलर हाउस से, इंजन रूम से, कोल हीप से, एश हीप और हीप ऑफ अदर मटेरियल। बी सफिशिएंट लाइटेड ड्यूरिंग ऑल आवर्स व्हेन ओपन फॉर यूज़, हर समय लाइट की व्यवस्था रखना है। बी प्रोवाइडेड विद वॉशिंग प्लेस फॉर फीमेल्स सुटेबली सेपरेटेड और स्क्रीन्ड टू सिक्योर प्राइवेसी, फीमेल के लिए प्राइवेसी मेंटेन रहे इसके लिए आपको अलग से वॉशिंग प्लेस रखना है। बी वाइट वाश्ड और कलर वाश्ड इनसाइड द रूम्स एंड पासेज एटलीस्ट वंस ए ईयर, कलर वाइट वॉश करना है आपको 1 साल में 1 बार। एंड वुड वर्क एंड स्ट्रक्चरल आयरन और स्टील वर्क शैल बी वर्निश्ड और पेंटेड एटलीस्ट वंस 3 ईयर्स। इसको जो रहेगा जैसे लकड़ी है, कोई स्टील का बना हुआ चीज़ है, उसको आपको 3 साल में 1 बार पेंट कर देना है। प्रोवाइडेड दैट इनसाइड वॉल्स ऑफ द किचन शैल बी वाइट वॉश्ड और कलर वॉश्ड वंस एवरी 4 मंथ्स, और जो अंदर का दीवार होगा किचन का उसको आपको हर 4 महीने में वाइट वॉशिंग करना है, अंदर का दीवार को। बी प्रोवाइडेड विथ रेस्पेक्टेबल्स फॉर गार्बेज एंड हैव ड्रेन्स टू कैरी अवे वेस्ट वाटर, ठीक है। द कैंटीन और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट बी यूज्ड और अलाउड टू बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस विच टेंड्स टू इंटरफेयर द नॉर्मल इफेक्टिव कर। ऐसा नहीं कि वो यूनियन वाले एक्टिंग वो कर रहे हैं, आपका मीटिंग कर रहे हैं तो नेतागिरी कर रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं तो कुछ बनवा ले रहे हैं, ये सब चीज़ को नहीं करना है वहाँ पे। सिर्फ कैंटीन है मैन पावर का यूज़ करने के लिए, नाश्ता लंच यही सब के लिए रहेगा, दूसरा कुछ नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट 34, इन कनेक्शन विद कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर करेक्ट। कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में क्या है? मेंबर्स इन कैंटीन आर नॉमिनेटेड बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर, क्या सही है? इलेक्टेड मेंबर्स बाय पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट इक्वल, क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दोनों इक्वल होता है। इलेक्टेड
और नॉमिनेटेड दोनों इक्वल होते हैं। मेंबर्स आर नॉमिनेटेड और ये नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड मेंबर्स वो वर्कमैन लोग उसको इलेक्ट करेंगे। देखिए आगे 51 द ऑनर एजेंट और माई ऑफिसर इन चार्ज शैल अपॉइंट ए कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी विच शैल बी कंसिडर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट लेस देन वंस ए मीन टू द मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ द कमिटी। एक महीने में एक बार उन लोग को आपस में कंसल्ट करना है। द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड बाय द ऑनर एजेंट और ऑफिसर इन चार्ज कैंटीन। देख लीजिए यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुआ है, का मैनेजर नहीं रहेगा, मैनेजर के प्रभार में कैंटीन नहीं आता, ऑनर एजेंट। ठीक है, ऑनर एजेंट और ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन ये तीनों मिलके उसको नॉमिनेट करेंगे और जो वर्कर्स हैं इलेक्टेड पर्सन एम्प्लॉय माइन वो इलेक्ट करेंगे मिलके। नंबर्स क्या होगा, 1000 पे एक होगा, 1000 पे एक होगा, लेकिन कम से कम 2 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगा। समझ गए, 1000 पे एक चुनाएगा, लेकिन कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में कम से कम 2 लोग रहेंगे, एक चुनाएगा एक नॉमिनेट हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग रहेंगे, 5 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस इलेक्टेड मेंबर शैल बी 2 years, जो लोग चुना के जाएंगे उनको 2 साल का रहेगा काम का कार्यकाल। द ऑनर एजेंट और ऑफिसर इंचार्ज कैंटीन शैल डिटरमाइन द प्रोसीजर एंड सुपरवाइज द इलेक्शन टू कमिटी, ये तीनों लोग सुपरवाइज करते हैं। द ऑनर एजेंट और शैल अपॉइंट आइदर हिमसेल्फ और हिज नॉमिनी एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमिटी एंड द चेयरमैन शैल प्रिसाइड एवरी मीटिंग ऑफ द कमिटी। ये तीनों में से कोई भी चेयरमैन हो सकते हैं और मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कमिटी शैल बी रिकॉर्डेड इन मिनट ऑफ बुक, को रिकॉर्ड करना है। 35 Which among the following not the duty of welfare officer? To establish contacts and hold consultation with a view maintain harmonious relation between the management and persons employed in the mine. ये भी ठीक है, इनका काम है। To bring the notice of the management to the grievances of employees, ये भी है। To promote relation between management and employees, ये भी है। To suggest measure which will tend to raise standard of living of workers, ये भी है। Every welfare officer shall keep record of his day-to-day work and shall at the end of every year forward to the owner through manager of the mine. Wrong statement. इनको चीफ इंस्पेक्टर को देना है थ्रू मैनेजर। ये देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है, इस पॉइंट में ट्विस्ट है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर इज ई। देख लीजिए, ड्यूटीज ऑफ वेलफेयर ऑफिसर क्या है, टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स एंड होल्ड कंसल्टेशन विथ ए व्यू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइन, टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट टू ग्रीवांसेस ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव with a view to securing the expeditious redressal, to promote relation between management and employees which will ensure effective productive efficiency as well as amelioration in the working condition, to help workers to adjust adopt themselves to their working environment. उनको प्रमोट करना है रिलेशन को एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में, ताकि प्रोडक्शन के लिए उन लोग का वो पॉजिटिव रहे। To seek the information of work and joint production committee, cooperative societies, safety first and welfare committees and supervise their work. ये इतना काम है उनका, फॉर्मेशन देते रहना है। To help the management in regulating the grant of leave with wages and explain the workers the provisions related to leave with wages, other leave privilege, and to guide the workers in the matter of submission application for grant of leave विद वेजेज के लिए भी आपको मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम सजेशन देना है, ताकि कोई रूल रेगुलेट रहे। वर्कर से भी कंसल्ट करते रहना है। टू एडवाइस एंड वेलफेयर प्रोविजन सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज, फूड स्टाफ, सोशल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, सैनिटेशन, इंडिविजुअल पर्सन प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस, ये सभी आपको मुद्दे रेज करते रहना है। किस उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा सुधरेगा, पढ़ाई के लिए क्या कर सकते हैं उनके बच्चे के,
टू सुपरवाइज वेलफेयर एक्टिविटीज स्टेचुरी और अदर इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, वो भी देखना है इनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। टू सजेस्ट मेजर्स विच विल टेंड टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स, समझ गए ना। टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी कनेक्टेड विथ वेलफेयर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन, नथिंग जैसे रूल में नहीं, नथिंग स्टैंड कंटेन इन सब रूल, इतना नो वेलफेयर ऑफिसर शैल डील विथ एनी डिस्प्ले केस अगेन ए पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन और appear before a conciliation officer, court or tribunal on behalf of the management of a mine against a person employed in the mine, except when he is required by the conciliation officer, court appeal to a independent witness, provided that nothing in this sub rule shall be deemed prohibit a person employed in a mine for approaching the welfare officer in respect of grievance arising out of any case of by action is against him. Every welfare officer shall keep a record of day-to-day end of every year, forward to the chief inspector through इतना। कोई अभी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया उसमें वेलफेयर ऑफिसर डील नहीं करेंगे, जब तक कि कोई अगर कोर्ट कुछ बुलाता है कुछ मांगता है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज मैनेजमेंट के खिलाफ आप नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि उनके संपर्क में आके आप उसमें उनका वो हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं। डिसिप्लिनरी केस हुआ है वो अपना डील करेंगे। और ये है आपको चीफ इंस्पेक्टर के पास एनुअल रिपोर्ट थ्रू मैनेजर भेजना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। कोर्ट जब आपको बुलाएगा तो एक बार जा सकते हैं आप, अदरवाइज और उसको डील नहीं करना है आपको। 36 डिसेबिलिटी अलाउंस फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज इज कितना होता है, रेट ऑफ 60% ऑफ मंथली वेजेस, रेट ऑफ 40% ऑफ द मंथली वेजेस, रेट ऑफ 50% ऑफ मंथली वेजेस, रेट ऑफ 90% ऑफ द मंथली वेजेस, रेट ऑफ इक्वल ऑफ द मंथली वेजेस, रेट ऑफ 50% ऑफ द मंथली वेजेस। 82A डिसेबिलिटी अलाउंस के बारे में बताया है, कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज बताया है। द डिसेबिलिटी अलाउंस पेएबल अंडर फर्स्ट प्रोविजन टू सब रेगुलेशन ऑफ इतना सेक्शन 9A है ना, सूचना देने का 9A ऑफ द एक्ट शैल एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द मंथली वेजेस दैट वाज इन रिसिप्ट ऑफ इमीडिएटली बिफोर प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ द मेडिकल एग्जामिनेशन। 50% आपको मिलेगा। 37 इफ ए पर्सन डिसाइड टू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट इन द माइन ही शैल बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन एज मी admissible under the provisions of the Payment of Bonus Act, the rule following by the Companies Act 2013, Workmen's Compensation Act, Indian Companies Act, Workmen Compensation Act, उसके तहत आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए उसी में है, 82 में ही लिखा हुआ है। इफ ए पर्सन डिसाइड टू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट in the mine he shall be entitled to compensation as may be under the provision of Workmen Compensation Act 1923. Contracting of such disease is deemed to be injury by accident under the act. In the case of disease not covered under Schedule 3rd of the act, it shall be paid by way of disability compensation at the same rate as provided under the act as if it is an injury. The lump sum compensation under this shall not be acceptable compensation and payable under the act. अगर उसमें डिजीज़ के बारे में वो डिजीज़ नहीं है कवर तो भी उसमें आपको उसी रेट पे कंपनसेशन देगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो, वाचिंग दिस वीडियो, और आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।